नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, हमारा जो ये एडीओ के लिए एमसीक्यू का सेशन चल रहा है उसके हम आगे की क्लासेस देख रहे हैं। आजकल हमने क्या देखा था, तो मौलिक अधिकार वाला हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, नागरिकता जो भाग 2 में है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज देख रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 1 हो चुका है, भाग 2, 3 ये सब हो चुका है। अभी हमारा आज भाग 4 का क्लास। ठीक है, भाग 4 का एमसीक्यू आज हम देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कौन से भाग में आता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आता है, भाग 4 में आता है। ओके, तो ये पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये किस में आता है, हमारा भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक था, इसमें कौन से कौन आर्टिकल थे ये भी हम लोग थोड़ा देख चुके थे पहले, बस एक बार रिकॉल करते चलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक था, 36 से लेके 51। 36 से लेके 51 जो आर्टिकल है वो किस में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है, अब इसमें क्या, हाँ ये तो यहाँ तक हो गया। अब क्या है क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, राजनीतिक पर्पज से तो नहीं किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का जो बनाया गया है वो इसके पर्पज से तो नहीं बना है। सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, तो सिर्फ सामाजिक प्रजातंत्र के लिए है क्या, अगर सिर्फ ये दिया रहता तो तब तो ठीक है। गांधीवादी प्रजातंत्र तो पूरा सिर्फ गांधीवादी के लिए तो है नहीं, है ना। ठीक है, गांधीवादी चीजों को इसके अंदर इस आर्टिकल के बीच में लाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 40 में है। ठीक है, वो तो है, गांधीवादी जो चीजें हैं वो किस में था, आर्टिकल 40 में आया है, पर कंप्लीटली तो नहीं है पूरा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, एक्चुअली ना ये इसलिए था कि संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना ही इसका उद्देश्य था। ठीक है, दूसरा क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, ऐसे सिद्धांत जिनसे राज्य अपनी नीतियों तथा कानून को बनाते समय ध्यान में रखे। ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का जो सोच है, कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो कहाँ से आई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ही आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसमें, कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक, उद्देश्य नहीं है बोल रहा है, तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये तो है ना। नीति निर्देशक तत्व का तो मेन यही है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य ऐसे नियम कानून बना सकता है, इसमें क्या है, ऐसे सिद्धांत जिसमें राज्य अपनी नीतियों और अपने कानून बनाने बनाने के ऊपर ध्यान रखता है। ठीक है, किसके किस पर्पज से, कि कल्याणकारी राज्य वो स्थापित कर सके। ठीक, दूसरा क्या है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, बिल्कुल ये भी इसके अंदर आता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना ये भी इसमें आता है, किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में आता है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, और क्या है चौथा ऑप्शन, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो धर्मनिरपेक्ष तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई धर्म में बटा हुआ तो है नहीं, है ना। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, इसका कोई भी उद्देश्य किसी एक पर्टिकुलर धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, धार्मिक राज्य की स्थापना करना जो है वो गलत है। ठीक है, ठीक,
इसमें सभी आर्टिकल में को अपन बाद में देखते हुए जाएंगे, पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे 36 में क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, इसकी परिभाषा ली गई है। किसकी परिभाषा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो परिभाषा है उसको इसमें लिया गया है। क्या कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। ये सारी चीज इसमें ली गई है राज्य की परिभाषा में, आर्टिकल 36 में। ठीक है, आर्टिकल 37 में क्या किया है? आर्टिकल 37 क्या है कि न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, अपन पढ़े थे ना, जैसे कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार को अपन न्यायालय में जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, उसकी मांग कर सकते हैं। लेकिन ये जो है हमारा नीति निर्देशक तत्व, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में इसके लिए नहीं जा सकते कि हमको अगर जो भी नीति निर्देशक तत्व हमें है, जो राज्य का गठन, कल्याणकारी राज्य के गठन करने के लिए जो जो नीति निर्देशक तत्व बने हुए हैं हमारे 36 से लेके 51 तक, इसके लिए हम इसके मतलब इससे अगर हमारा कुछ नुकसान हो रहा है तो उसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते कि हमको इसमें हमको नहीं मिला है। जैसे कि नौकरी है इसमें, है ना, तो जॉब हमको नौकरी नहीं मिला करके हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं, तो ये क्या होगा कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 37 में कहा गया है। ठीक है, 38 में क्या बोला है? ये जो पॉइंट है ना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सामाजिक आर्थिक न्याय जो है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आर्टिकल 38 पे कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 38 में इसके बारे में कहा गया है कि उसको स्थापित करना, उसकी व्यवस्था स्थापित करना, ये किसमें है? आर्टिकल 38 में लिया गया है। ठीक, चलिए आगे आते जाएगा तो हम और डिस्कस करते जाएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? ठीक है, अभी हमने एक डिफरेंस तो अभी देख लिया, क्या चीज था कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। क्या चीज नहीं है प्रवर्तनीय? नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। और मौलिक अधिकार क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है ना। न्यायालय में के लिए, न्यायालय में हम जा सकते हैं किसके लिए? अपने मौलिक अधिकार के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं जा सकते, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोत्तर राज्यों के लिए, है ना। ठीक है, इसका तो सब ऑप्शन देखेंगे तो एक ऑप्शन ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा। देख क्या लिखा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है और मौलिक अधिकार जो है प्रवर्तनीय है। हम इसी बारे में ही तो हम बात कर रहे थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बारे में और भी कुछ चीज हम लोग देख लेते हैं। जो जैसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ना, और जो मौलिक अधिकार है, इसको संविधान का बहुत ही मुख्य पार्ट माना जाता है। जैसे मौलिक अधिकार को अगर संविधान की आत्मा कही जाती है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको क्या कहा जाता है? इसको संविधान की चेतना कही जाती है। ठीक है, संविधान की चेतना किसे कहते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्य के सारे नियम कानून जो सरकार है वो नीति निषेध तत्वों के तहत ही बनाती है ना। इसमें क्या है कि राज्य अपने राज्य के कल्याणकारी जैसे उसको अगर अच्छा राज्य बनाना है, तो उसके लिए उसको जिस चीज की जरूरत है वो राज्य के नीति निषेध तत्वों के तहत उसको लागू कर सकता है। ठीक है, और उसे वो कभी भी चेंज भी कर सकता है। उसे अगर लग रहा है कि उसे कुछ चीजें उसमें ऐड करनी है ना, कुछ चीजें अपने अपने राज्य के लिए उसको जो ठीक लगता है वो उसको कर सकता है, और अगर ना चाहे तो नहीं भी कर सकता। ठीक, चलिए क्या है निर्देशक तत्व, ये किस में आता है? ये क्या है? तो वाद्योग है, अवाद्योग है, कठोर है, लचीला है। तो सेम वही है, प्रवर्तनीय है नहीं है, उसी बारे में बात कर रहा है। वाद्योग मतलब हम न्यायालय में इसके लिए जा सकते हैं, तो ये केस क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? ये तो मौलिक अधिकार है कि नहीं? ये तो मौलिक अधिकार है ना हमारा। मौलिक अधिकार कैसा है हमारा? वाद्योग है। और नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये अवाद्योग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। ठीक है, बताओ। भारत के संविधान के भाग 4 में, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है बोल रहा है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, सेम सेम चीज ही तो अभी तक पढ़ रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया हमारा। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, बिल्कुल सही। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा बनाए कानूनों में
क्या लिखा है? प्रभावित करेंगे। ये होगा क्या? होगा ही, क्योंकि ये किस लिए यूज किया जा रहा है ना? एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बने हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। पहला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, जितने भी है 36 से लेके 51 तक एक एक करके हम देखते जाएंगे, है ना? अभी हमने कौन कौन सा देखा था? 36 37 देख लिए थे अपन। ठीक है, और 38 के बारे में भी बात कर लिए थे क्या? नहीं किए थे। तो ये क्या है? हाँ, 38 भी अपन देख लिए थे, है ना? आर्थिक राजनैतिक ठीक है, उसके क्या था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय वाली चीज किस में देख लिए थे हम लोग? ये आर्टिकल 38 में था। ठीक है, 39 में क्या था? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां थी, जो राज्य को किस किस चीज का अनुसरण करना है, जैसे कि पुरुष और महिला दोनों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ये चीज बोला गया है। ठीक है, सभी सभी नागरिकों को समान रूप से जीविकोपार्जन के लिए उनको क्या बोलना चाहिए? उनको पर्याप्त साधन प्राप्त होने चाहिए, ये है ना? सभी को बराबर करना है, किसी को कोई भेदभाव नहीं करना है, ये चीज है। ठीक है, धन और धन और उत्पादन का केंद्रीकरण। तो मतलब ओवरऑल जो भी हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी सभी नागरिकों को समान फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मतलब सभी के लिए समान हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर वो काम समान कर रहे हैं तो उनको सैलरी भी समान मिलनी चाहिए, है ना? सभी लोगों को जीविकोपार्जन के लिए जितनी चीजें लगती है वो सभी को बराबर रूप में मिलना चाहिए। ये सब चीज एक कल्याणकारी राज्य के लिए जरूरी होता है, और इसको किस में लिया गया है? आर्टिकल 39 में लिया गया है। ठीक है, 39 में क्या है हमारा? 39 सिर्फ ए नहीं है, 39 में सॉरी सिर्फ 39 में क्या हुआ, फिर बाद में 42वें संविधान संशोधन करके 39 ए जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। न्यायालय जो है वो सभी के लिए समान होना चाहिए, और अगर किसी को विधिक सहायता चाहिए, कुछ है ऐसे जो पैसा, वकील को हम इतना पैसा तो नहीं दे सकते जितना है, तो सभी के पास तो बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पे विधिक फ्री में विधिक सहायता जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, मतलब वकील जो है वो फ्री में भी अवेलेबल होते हैं। ठीक, ये चीज बोला गया है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 40 में क्या बोला गया है? पंचायती राज का गठन। ये है गांधीवादी, जो उनका गांधी जी का जो स्वप्न था एक पंचायती राज बनाना, वो इसमें आता है। किसमें? आर्टिकल 40 में। तो पंचायती राज का गठन किस में लिया गया है? 40 में लिया गया है। ठीक है, अभी हम आगे और क्या है इसको देखते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत के संविधान के, हाँ ये तो अपना हो गया, ये तो कर लिए थे ना। इसका आंसर क्या था? डी, 2 और 3। अब ये देखते हैं, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। किसमें है कल्याणकारी राज्य? तो ये राज्य, तो ये किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, ये किस में आता है? भाग 4 में आता है। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो किसमें विभाजित किए जा सकते हैं? क्या क्या है इसके अंदर? समाजवादी, ठीक है, समाजवादी है, उदारवादी है, गांधीवादी है, ये तो सभी चीजें ली गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? ये अपन पहले देखे हैं ना कि ये कहाँ से किसको लिया गया है, स्रोत क्या क्या थे, ये तो अपन स्रोत तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो भारतीय नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। ठीक, तो स्रोत तो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, उसके सारे एमसीक्यू भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ठीक है, तो देश के शासन के लिए क्या आधारभूत है? तो ये क्या आएगा? इसमें भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही आएगा। ठीक है, किस लिए है ये? क्या बोल रहे हैं इसमें? देश के शासन के लिए। देश के शासन के लिए क्या चीज आधारभूत है? तो अगर हमारा कल्याणकारी राज्य बनेगा, है ना, सभी राज्य जो है अगर वो अच्छे से बनते जाएंगे तभी तो देश के शासन जो है वो अच्छे से चलेगा। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा देखिए, जैसे मौलिक अधिकार होता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो मौलिक अधिकार है ना, इसको क्या लिया जाता है कि ये ना, इसे ना ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये ऋणात्मक है। किस लिए है? क्योंकि इंसान जो है वो, हर एक पर्सन जो है वह मौलिक अधिकार के लिए क्या है, न्यायालय में जा सकता है ना, उसके लिए वो फाइट कर सकता है कि मेरा मौलिक अधिकार, जो जो उसको अधिकार दिया गया है, जैसे बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, ये सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारे अधिकार है। गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार है, सजा मिल रहा है उसके लिए अधिकार है, सब चीजों के लिए अधिकार है। तो वो उसके लिए क्या आ सकता है, कोर्ट जा सकता है, फाइट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, मतलब राज्य कोई भी नियम कानून बन रहा है और उसमें अगर उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो उसके लिए न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं ऋणात्मक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मौलिक अधिकार के सामने हर किसी को झुकना पड़ जाता है। ठीक, लेकिन वहीं पे राज्य के जो नीति निषेध तत्व है ना, उनको धनात्मक लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई फाइट नहीं कर सकता। अगर अगर जो सरकार है उस समय एक नियम बना दी है कि आपको सरकार, मतलब राज्य के लिए जो एक नियम बन गया है उसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई भी मना नहीं कर सकता या उसके लिए कोई भी फाइट नहीं कर सकता कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसको क्या है, धनात्मक श्रेणी में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो धन का केंद्रीकरण जो है वो किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राज्य के निर्देश तत्वों का, स्वतंत्रता का, या क्या है, कल्याण की अवधारणा? तो ये भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या आएगा, अरे कहाँ चला गया, हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आएगा। ये धन का केंद्रीकरण ये कौन से आर्टिकल में लिया गया है? अभी हमने देखा था ना, धन का केंद्रीकरण वाला किसमें था? आर्टिकल 39 में ही था। ठीक है, धन का केंद्रीकरण जो है उसको रोकना किसके अंदर था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 39 में ही इसको लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये भी किसमें था? अभी आर्टिकल 39 में अपन देखे, है ना। 39 में क्या था? पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। तो ये किसमें क्या है? आर्टिकल 39 में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। ठीक, चलो, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो कौन सा था इसका आर्टिकल? ये भी क्या था हमारे? आर्टिकल आर्टिकल 40 में किया गया है ना, आर्टिकल 40 में किया गया है। किसका? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसमें लिया गया है इसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में इसको लिया गया है। किसको? आर्टिकल 40 को। ठीक है, ठीक 30। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों का निर्देश देता है? ये तो अपन देख लिए अभी, है ना। क्या था ये? आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 है। ठीक है, 40 में क्या लिया गया? 33 क्या था? ये तो इसमें है नहीं, ये किस में आता है? हमारा मौलिक अधिकार में आता है 33। ठीक है, 40 जो क्या है, 40 अनुच्छेद, इसमें क्या है? पंचायती राज का गठन किया गया है। ठीक है, 48 क्या बोल रहा है? दोनों 48 48 हो गया है। तो 48 क्या क्या बोल रहा है? 48 में क्या आता है हमारा? कृषि और पशुपालन का संगठन है। ठीक है, कृषि और पशुपालन का जो संगठन है उसको किस में लिया गया है? आर्टिकल 48 में लिया गया है। ठीक है, 48 का जो है वो क है, वो उसमें क्या किया गया है? पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण किस में लिया गया है? 48 का में लिया गया है। ठीक, तो आर्टिकल 48 में क्या है? पशुपालन वाला है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो किस में है? आर्टिकल 48 में ली गई है। ठीक, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? पंचायत का गठन किस में है? आर्टिकल 40 में। कहाँ तक देख लिए थे हम लोग? 40 देख लिए थे ना। हाँ, 40 तक तो हो गया था। 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, कुछ दशाओं में। ठीक है, कुछ दशाओं में क्या है? काम और शिक्षा के लिए। तो अब 41 में भी क्या है? लोगों को काम दिलाना। ठीक है, काम दिलाना ये किसमें है? 41 में है। ठीक है, लेकिन ये क्या दिया? किस कुछ दशाओं में दिया, कुछ स्पेशल किसी पर्टिकुलर दशाओं के लिए उसको दिया गया है। ठीक है, ठीक, जैसे क्या हो जाता है? बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी, बुढ़ापा है, बीमारी है, किसी भी जो निशक्त हैं उनके लिए उस स्थिति में लोक सहायता के लिए प्रबंध करना, ये सब किस में लिया गया है? हमारा आर्टिकल 41 में लिया गया है। ठीक, आर्टिकल 41 में उसको लिया गया है। और आर्टिकल 42 में क्या है? कार्य में अनुकूल अवस्थाओं को
अनुकूल अवस्था बनाना, वो सब किस में है, आर्टिकल 48 में लिया गया है। जैसे कि क्या है, स्त्रियों को जो प्रसूति अवकाश मिलता है, वो सारी चीजों को किस में लिया गया है, आर्टिकल 42 में लिया गया है। ठीक है, अगर वो कहीं काम करती हैं, काम कर रही हैं, और अगर उनका प्रसूति का समय है तो उनको जो मैटरनिटी लीव मिलता है, वो सारी चीजों को इसमें लिया गया है। उसके बाद भी उनको सैलरी मिलती रहेगी, पर उनको छुट्टी दिया जाएगा, ये आर्टिकल 42 में लिया गया है। ठीक है, ये किसमें, 42 में है। ठीक है, 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब क्या जी है, जो फिर जो भी हमारे कृषि है ना, जो भी हमारे कृषि में उत्पादन में जो लोग हैं, होते हैं, लगे हुए रहते हैं, ठीक है, मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, उनको काम प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या काम प्रोवाइड करने का आर्टिकल किस में लिया गया है, आर्टिकल 43 में लिया गया है। ठीक है, तो अगर बोलेंगे कि रोजगार प्रोवाइड करना, ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 43 और 41 दोनों में है, पर 41 में कुछ स्पेशल दशाओं में ही इसमें दिया जाता है। और 43 क्या है, अगर मतलब जो रोजगार प्रोवाइड करने का किसमें है कर्मकारों को, तो ये 43 में लिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसको अपन सूची बनाने का आ गया, कुछ चीजें यहाँ पे फिर से हो जाएगी। जैसे कि क्या है, अपन ये तो देख लिए, क्या था, ग्राम पंचायत का गठन किस में था, आर्टिकल 40 में था। ठीक है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत था। समान आचार संहिता ये अपन नहीं देखे ना, समान जो आचार संहिता है वो किसमें है, अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, अभी सभी जगह इसको लागू करने का चल रहा है, कुछ जगहों में ये लागू हो भी चुका है। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ पे ऑलरेडी चल रहा था, तो गोवा में ये पहले से ही था। ठीक है, क्या चीज, समान आचार संहिता जो है वो किसमें था, गोवा में था। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, आर्टिकल 44 के अंदर आता है। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन भी देखिए हम किसमें, आर्टिकल 48 में, ये तो देख लिए थे। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण, ये किसमें है, आर्टिकल 50 में है। ठीक है, कहाँ तक हो गया था हमारा, 43 तक अपन देख लिए थे। ठीक है, 43 में क्या था, कर्मकारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, ये किसमें था हमारा, 43 में था। ठीक है, 43 में क्या है, दो पार्ट और है, 43 का क और 43 का ख, ये भी है। तो कम में क्या लिया गया है, जैसे उद्योग बन रहा है, उद्योग है, कारखाने हैं, तो वहां पे जो है कर्मकारों के भाग लेने की जो प्रक्रिया है उसको लिया गया, मतलब उनके लिए रोजगार जो प्रोवाइड करना उद्योगों में, ये किस में लिया गया है, 43 के क में ऐड किया गया है। ठीक है, और ख में क्या है, तो सहकारी समितियां जो बनती है, ठीक है, सहकारी समिति जो है उसमें रोजगार प्रोवाइड कराना, ये किस में आता है, आर्टिकल 43 के ख में आता है। ठीक है, 44 में क्या है, अपन देख लिए क्या था, 44 में क्या है, समान आचार संहिता किस में आ गया हमारा, 44 में आ गया। ठीक, 45 में क्या है, 45 में 6 वर्ष तक के बच्चे, ये 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको प्राथमिक उपचार और उनके पालन पोषण, बाल्यावस्था में देख रेख एवं शिक्षा का प्रबंध, कब तक, 6 साल से कम उम्र, 6 साल या 6 साल से कम उम्र तक के बच्चों को, ये किस में लिया गया है, आर्टिकल 45 में लिया गया है। लेकिन 6 साल से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, ये किस में है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार में है। ठीक है, 21A में पढ़े थे ना अपन मौलिक अधिकार में, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा मौलिक अधिकार में है। ठीक, लेकिन 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देख रेख, उनका परवरिश, ये किस में आएगा, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिया गया है, किसमें, आर्टिकल 45 में लिया गया है। ठीक है, 46 में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए शिक्षा संबंधी जो हित है, उनके हित के बारे में सोचना, ये किस में लिया गया है, ये हमारे 46 में लिया गया है। ये किसके लिए, अनुसूचित जाति जनजाति उनके लिए है। ठीक है, 47 में क्या लिया गया है, जो पोषण आहार, स्वस्थ आहार, ये सारी चीजें जो है ना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ठीक है, लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, ये सब किस में है, ये राज्य के कर्तव्य में लिया गया है। ठीक है, ये कौन से में आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 47 में किया गया है इसको। ठीक है, हाँ, जैसे कि नुकसानदायक जो दवाइयां हैं, नशीले पदार्थ हैं, ये सब चीजों को बैन किस में गया है, आर्टिकल 47 में किया गया है। ठीक है, जैसी दवाइयां होती है ना, भी बहुत सारी दवाइयां जो है बहुत सारे राज्यों में बंद कर दी गई है ना, सब अलग अलग ऐसे जो करते रहते हैं, नियम बनाते हैं। ठीक है, तो वो किस में आता है, वो हमारा आर्टिकल 47 में होता है। नशीली पदार्थ हैं, जैसे कि शराब, सिगरेट, जो भी नशीली चीजें होती है, वो सब चीजों को बैन करना, वो सब चीजों में रोक लगाना, ये भी किस में आता है, आर्टिकल 47 में आता है। ठीक है, क्यों ये क्या कर रहा है, 47 जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उसमें जो भी नुकसानदायक चीजें हैं उसको बैन करने के ऊपर कार्य करता है। ठीक, आर्टिकल 48 तो देख लिए थे अपन, क्या था, कृषि एवं पशुपालन, आर्टिकल 48 में था। और 48 के ए में क्या लिया गया, अ में क्या लिया गया था, पर्यावरण, है ना,
पर्यावरण, वन, उनकी सुरक्षा, उनका संवर्धन, संरक्षण करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना, ये सब किसमें लिया गया है? आर्टिकल 48 के ए में क में लिया गया है। ठीक है, अब 49 आ गया, एक बार सबको देख लेते हैं, बस सुन लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 49 में क्या है? स्मारक, जो भी राष्ट्रीय महत्व के जो हैं, जैसे राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना। ठीक है, जो भी हमारे स्मारक बने हुए रहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व की जो चीजें हैं, उनकी 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 रक्षा करना, उनका संरक्षण करना, ये भी हमारा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। ठीक है, उसकी सुरक्षा करना क्या है? हमको उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, ये भी हमारे नीति निर्देशक तत्व में बोला गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 49 में बोला गया है। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या है? तो न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किसमें है? आर्टिकल 50 में। ये एकदम याद करना आसान है। ठीक है, कैसे? क्योंकि न्यायपालिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्या कर दिए? 50-50 दे दिए, आधा आधा कर दिए, बराबर हिस्सों में बांट दिए, तो कहीं ना कहीं बंटवारा जैसा हो जाता है ना? तो ये किस में आ जाएगा? आर्टिकल 50 में। ये याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 51, इसमें क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति का जो विकास है, ये किस में आता है? हमारा आर्टिकल 51 में आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है? राष्ट्रों के बीच में न्याय और सामान्य पूर्ण जो संबंध है, वो सब चीज किस में आ जाता है? आर्टिकल 51 में आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया देख लेते हैं। ए में क्या होगा? 41। ए का क्या है? आर्टिकल 45। 1 कृषि वाला किस में आ गया अपना? आर्टिकल 48। तो ये किस में है? 2। न्यायपालिका कार्यपालिका ये 3 में है, और ये किस में आ गया? अंतरराष्ट्रीय 4। तो 5 1 2 3 4 5, अरे कहाँ गया? 5 समान आचार संहिता 44 में है। 5 1 तो है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसमें ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या आ गया? ई आ गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अपन मिला के देख लिए, ये तो आंसर है ही नहीं जो हमारा आया है। ठीक, चलिए, सभी आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने एक बार बात कर लिया है, अब आगे देखते जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्या है? सुमेलित, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है। ठीक, नहीं है। ठीक है, तो क्या है? आर्टिकल 39 ए में क्या था? ये तो अपन देख लिए हैं। ए में क्या था? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो बिल्कुल ये तो सही हो गया। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन, ये भी सही है। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 48 में क्या है? न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण है क्या? तो पृथक्करण क्या था? 50-50 बांटना, तो ये तो किस में आ जाएगा? आर्टिकल 50 में है ना? और 48 में क्या था? है ना, इसमें क्या था? कृषि, कृषि पशुपालन वाला चीज किसमें था? आर्टिकल 48 में। तो ये क्या होगा? ये गलत है, मतलब हमारे आंसर के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या? क्योंकि क्या बोला था? सुमेलित नहीं है बोला था। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। नीचे जो कथन दिए गए हैं, एक में ए तथा अच्छा ठीक है, करण कथन कारण वाला चीज है। ठीक है, तो पहले क्या बोला जा रहा है इसमें? पहला देख लेते हैं। मनरेगा परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है ये तो, है ना? क्या है? मिनिमम 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करने का क्या करता है? प्रावधान करता है मनरेगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला जा रहा है? रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में है क्या? नहीं है, ये किस में है हमारा? भाग 4 में आता है। भाग 3 में क्या था? भाग 3 में तो मौलिक अधिकार था। ठीक है, तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। ठीक, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अब ये क्या हो रहा है? मनरेगा का काम क्या है? लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, है ना? ये होता है ना? तो हमारे कौन से आर्टिकल में लिया गया है रोजगार? 41 में और 43 में लिया गया था, लेकिन 41 में क्या था? कुछ स्पेशल कंडीशन में ही वो रोजगार प्रोवाइड करेगा, जैसे कि बेरोजगारी है, बुढ़ापा है ना, निःशक्त जन है, तो उन लोगों को जो रोजगार प्रोवाइड करता है वो किस में लिया गया है? 41 में लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43। ठीक है, बाकी तो हम लोगों ने देख लिया था एक एक बार, किसमें क्या? 47 में क्या था? नशीली पदार्थों का, नशीली पदार्थों पे रोक लगाना, शराब, ऐसी नशीली दवाइयाँ, ये सभी चीज़ों में जो दवाइयाँ शरीर को बहुत नुकसान करती है उसको बैन करना, ये किसमें था? आर्टिकल 47 में। 50 में क्या था? 50-50 बांटना न्यायपालिका और कार्यपालिका का, तो ये इसमें आ गया। 45 में क्या था?
45 में क्या है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का देखभाल, तो किस में आ गया हमारा, 45 में आ गया। चलो आगे देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? ठीक है, ये किस में है? तो ये तो अभी देख ही रहे हम, किस में है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में लिया गया है। ठीक है, उद्देशिका में नहीं है, 7वीं अनुसूची में तो नहीं है। 7वीं अनुसूची में क्या था? ठीक है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये किस में था, 7वीं अनुसूची में था। परंपरागत व्यवहार ये तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रवर्धन से संबंधित है? तो ये भी अपन देख लिए थे, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा किसमें था, किसमें था, आर्टिकल 51 में था। ठीक है, आर्टिकल 51 में, ये सारा हमने देख लिया है एक बार। ठीक, किसमें क्या था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? विदेशी नीति से क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा शांति, वही होगा ना विदेशी नीति से, बाकी तो नहीं है कुछ भी। तो अनुच्छेद 51 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति, ये सब जो किसमें था, ये आर्टिकल 51 में लिया गया है। ठीक है, अच्छा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करते चलिएगा। ठीक है, अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नए बच्चे हैं, जो नए देख रहे होंगे, वो क्या होगा, आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस का जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, और उसमें क्या है, अगर आपको फुल CGP का कोर्स चाहिए या एडीओ के लिए जो स्पेशल क्लासेस होती है वो सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वो परचेस कर सकते हैं। आपका जो स्क्रीन में जो मोबाइल नंबर है वहाँ कॉल करके आप सारी डिटेल वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? क्या बोल रहा है, नहीं है बोल रहा है। ठीक है, नहीं है, तो देखिएगा, पहला क्या है, मद्य निषेध, ये तो है, किस में लिया गया था, ये आर्टिकल 47 में लिया गया है मद्य निषेध। गौ संरक्षण, ये भी है आर्टिकल 48 में, है ना, 48 में लिया गया है ना, पशुपालन, गौ संरक्षण। ये पर्यावरण संरक्षण, ये भी है। 14 वर्ष से आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये नहीं है, ये किसमें है हमारा, ये हमारा है मौलिक अधिकार में है, किसमें, 21A, आर्टिकल 21A में लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या लिया गया था, आर्टिकल 45 में, कि 6 वर्ष या उससे कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनका भरण पोषण, उसके पालन, उनकी सुरक्षा का किसमें लिया गया है, कार्य किसमें लिया गया है, आर्टिकल 45 में, निर्देशक तत्वों में। ठीक है, इसमें नहीं है, ये 14 ईयर वाला जो है ये नहीं है, ये मौलिक अधिकार में आता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? अब कौन सा शामिल है बोल रहा है। ठीक, तो क्या है, पहला क्या है, मानव के दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध, ये है क्या, ये तो नहीं है प्रतिषेध, बालाश्रम और दुर्व्यवहार ये किस में था, ये तो हमारा मौलिक अधिकार में आता है ना, मौलिक अधिकार में आता है ना, आर्टिकल 23 में, ये किस में था, आर्टिकल 23 में था, दुर्व्यवहार और बालाश्रम। दूसरा क्या है, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये है ना, ये किसमें था हमारा, आर्टिकल 47 में लिया गया है। ठीक है, तो केवल 2, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला सही नहीं है। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं दोनों। इसमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? फिर से क्या बोल रहे हैं, नहीं है बोल रहे हैं, तो मद्य निषेध, ये तो है, काम का अधिकार, ये भी है, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये भी था, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार है क्या इसमें, सूचना का अधिकार भी किसमें था, हमारे मौलिक अधिकार में था, है ना, आर्टिकल 19 में था ये। ठीक, आर्टिकल 19 में था सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये किसमें था, आर्टिकल 19 में था। मद्य निषेध हमने किस में लिया, आर्टिकल क्या था, आर्टिकल 47 में लिया मद्य निषेध, है ना। काम का अधिकार किसमें था, आर्टिकल 43 में था और 41 में भी था। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये किसमें था, आर्टिकल 39 में था। ठीक है, तो सिर्फ सूचना का अधिकार जो है ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ठीक, अब 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा है, ऊपर करती हूँ ना। ठीक, तो ये किसने कहा है, ये KT शाह ने कहा है। ठीक है,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? केटी शाह। क्यों ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, ये किस हिसाब से होता है? ये राज्य अपने हिसाब से लागू करता है, ठीक है। उसके राज्य के ऊपर होता है कि वो उसको किसको लागू करेगा और किसको नहीं करेगा। इसीलिए क्या बोला गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ठीक है। किसी राज्य को लग रहा है कि उसको ये करना चाहिए तो वो करेगा, तो अपनी सुविधा के अनुसार क्या करेगा? उस चेक को भुगताएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो किसने कहा है? केटी शाह ने ऐसा कहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे, उसके एमसीक्यू थे। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारे पास क्या बचता है? मौलिक कर्तव्य बचता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका मौलिक कर्तव्य जो है उसको देखेंगे, उसके एमसीक्यू हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।